वेलकम टू स्टोरी बुक्स। तो अब तक हमने देखा था कि जियांग ने जो कुछ भी अपने अंदर भरा हुआ था वो फाइनली तुनान की मदद से अपने पापा के लिए वो निकाल देता है। फिर तुनान बताता है कि हीन को दोबारा सायान में बुलाया जा रहा है और जियांग उसकी मदद मांगता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें ली चॉन सिंह दिखाया जाता है जिसको आईवी ड्रिप्स लग रही थी। तुनान उसके पास ही था और उसके जगने का इंतजार कर रहा था। तुनान मन में सोचता है, आराम करो ली चॉन सिंह, हम तुम्हारे पास ही हैं और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जब तुम उठोगे तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी सीन चेंज होता है। सर्जरी रूम में हीन को बेड पर लिटा रहे होते हैं जहां पर सर्जन्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ये सायान की रॉयल फैमिली का सीक्रेट ऑर्डर है। सायान पहुंचने से पहले ही जनरल हीन का ब्रेन वॉश कर दिया जाए। मैं समझा। वैसे भी रॉयल फैमिली एक वफादार आदमी चाहती है और हीन से अच्छा हथियार उन्हें कहाँ मिलेगा। हाँ, किसने सोचा था कि कभी जनरल हीन का भी बुरा वक्त आएगा, वो भी इस तरह का। तभी एक सर्जन बोलती है, मेन सर्जन कब तक आएंगे, पर हमें सर्जरी स्टार्ट करनी होगी। तभी सीन चेंज होता है और हमें अंदर चेंजिंग रूम में जियांग दिखाया जाता है जिसने मेन सर्जन का फेस पतला हुआ था। शायद एनेस्थेसिया का असर कम हो रहा था। तभी जनरल हीन की आंखें फिर खुल जाती हैं और जब वह खुद को हॉस्पिटल बेड में पाता है तो वह हैरान हो जाता है और उधर से निकलने की कोशिश कर रहा था। बाकी डॉक्टर्स को समझ नहीं आता कि हीन एकदम से इतनी जल्दी कैसे उठ गया। एनेस्थेसिया का असर इतनी जल्दी ख़त्म तो नहीं हो सकता और वह उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वे दोबारा हीन को लिटा देते हैं और जल्दी उसे दोबारा एनेस्थेसिया देते हैं और उसका असर होते ही हीन दोबारा अपने होश खोने लगता है। लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता था। बेहोश होते हुए भी उसके मन में एक ही बात थी कि वो इस तरह से ब्रेन वॉश नहीं होना चाहता। जिस तरह से उसने ली चॉन सिंह को ब्रेन वॉश करा था उस तरह से वो एक जिंदा लाश की तरह नहीं रह सकता। और वो कह नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो सामने जियांग को देखते हुए मन में कह रहा होता है, मैं मरना पसंद करूंगा। ब्रेन वॉश होने के बाद ऐसे जिंदा लाश बन के मैं नहीं रह सकता। तुम तो मुझे समझते हो ना। और तभी हीन जियांग की आंखों में आंसू देख लेता है। मुझ जैसे इंसान के लिए तुम रो रहे हो, ऐसे मत रो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ जैसे पापी तक को मेरे आखिरी वक्त में मुझे भगवान की दया मिलेगी कि मैं अपने सच्चे प्यार की आंखें देख पाऊंगा। और तभी ली चॉन सिंह को होश आ जाता है। वह उठते ही कहता है, तुनान, मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखा और हमारा विशिंग ट्री और वो डॉल, हम नदी के किनारे अपना घर बनाएंगे ना। ली चॉन सिंह को पुरानी बातें करता हुआ देख तुनान खुश हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू और ज़्यादा बहने लगते हैं और वह उसको गले लगा लेता है। ली चॉन सिंह कहता है, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो हुआ ये है कि दोनों तरफ की गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा सख्त थी कि चाहते हुए भी तुनान कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इस चीज़ के जिसके लिए जियांग राज़ी हुआ था। वो ये था कि वो मेन सर्जन बनकर हीन का ऑपरेशन करे और उसको ब्रेन वॉश करने की जगह वहीं उसको मार दे, क्योंकि जिंदा रहकर भी हीन कभी खुश नहीं रहने वाला था सायान के पास में। तो इसीलिए हीन खुश था कि मरने से पहले उसने जियांग को देखा। और मुझे याद है कि किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं हीन और जियांग को देखकर बोलूं तो बस इतना ही कहूँगी
कि प्यार सच्चा हो या झूठा, कि जिंदगी जीने के लिए केवल प्यार काफ़ी नहीं होता। एक दूसरे पे विश्वास, एक दूसरे की इज्जत और एक दूसरे की साथ की चाह, ये ज़रूरी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें दो तरफा हैं तो फिर किस्मत को भी तुम हरा सकते हो। लेकिन इस जगह मैं न जियांग को गलत ठहराऊंगी, न ही हीन को। दोनों ही अपनी ज़िंदगी से हारे हुए थे, इसीलिए एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते थे। पर एक दूसरे का साथ देना, इतनी उनमें हिम्मत नहीं थी। और हकीकत में ऐसा ही होता है, सब में हिम्मत नहीं होती। 4 साल बाद न्यूज़ चैनल में दिखाते हैं, 4 साल पहले स्टेट बी के सेलिब्रेशन के दौरान हमारे रॉयल हाइनेस तुनान ने एक प्रस्ताव रखा था, जिस प्रस्ताव में उन्होंने डेमोक्रेसी की घोषणा करी थी। और जल्द ही ये प्रस्ताव हकीकत बन गया। 1 साल के अंदर ही एक नई गवर्नमेंट उभरी, जिससे ये शाही खून की मोनार्की का सिस्टम ख़त्म हो गया। अब तक ये नई गवर्नमेंट तुनान के हाथों ही चल रही थी और धीमे धीमे ही काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ाव कर रही थी। और अब 4 साल बाद न्यू प्रेसिडेंट के इलेक्शन चालू होने वाले हैं। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि इन इलेक्शंस में तुनान पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। वहीं फिर हमें ली जॉन सिंह दिखाया जाता है, जिसने कुछ खाने का लिया था और वो फिर तुनान के पास जाता है। बहुत समय से तो मैं नहीं देखा डार्लिंग। और ली जॉन सिंह उसे देखकर खुश हो जाता है। फिर क्या, फिर वह दोनों मोटर बाइक पे निकल पड़ते हैं। ली जॉन सिंह ड्राइव कर रहा था और तुनान उससे कहता है, हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो हम समय से एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। ली जॉन सिंह कहता है, कस के पकड़ो। और वो बोलता है, यिनजीवी ने सीक्रेटली लीव ली है ताकि मॉनिटर को सरप्राइज़ दे सके। तुनान, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो अपने हाथ मेरी पॉकेट में डाल लो। अच्छा होता ना अगर तुम कार ले आते। सर्दियों में बाइक पे सफ़र करना, तुम खुद अपनी शक्ल देखो, पूरी लाल पड़ रही है। तुनान फिर मुस्कुराता है और कहता है, हम बस तुम्हारे साथ कुछ अलग करना चाहते थे, और वैसे भी हमें तुम्हारी बाइक पे काफ़ी मज़ा आता है। और तुनान मन में सोचता है, कई साल पहले जब तुमने पहली बार हमें अपनी बाइक पे बिठाया था, उस वक्त वो बाइक की स्पीड और हवाओं का हमें छूना, वो पहली बार था कि हमें महसूस हुआ कि हम आज़ाद हैं। और तुनान ली जॉन सिंह से कहता है, कितना बुरा है अगर फ़िलहाल प्रेसिडेंट का इनॉग्रेशन नहीं हो रहा होता तो हम तुम्हें यहाँ से दूर ले जाते। ली जॉन सिंह कहता है, हम तुम्हें, सच कहूँ तो मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ तुनान। और ली जॉन सिंह थम के कहता है, बस कुछ दिन का और इंतज़ार, उसके बाद हम एकदम आज़ाद हैं, हम दोनों जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। और फिर ली जॉन सिंह को कुछ याद आता है और वो तुनान से पूछता है, अगर इस बारे में बात करूँ तो जियांग ने पार्टिसिपेट नहीं करा इलेक्शन में, क्यों? जो इंसान सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता था एक दौरान पर, वो एकदम से उसे क्यों छोड़ रहा है? तुनान कहता है, ओह, वो और आंट लीसा स्टेट बी चले गए, वहाँ पर वो ग्रास रूट कैडर की जॉब करता है। स्टेट बी एक ऐसी जगह थी जिसे अंकल डुओलन नहीं संभाला है, तो उधर ऐसी कई निशानियाँ हैं जो अंकल डुओलन को सराहती हैं। और वहीं हमें दिखाते हैं कि जियांग वापस घर आ गया है और आंट लीसा से कहता है, मैं आ गया माँ। और फिर जियांग खिड़की की तरफ देखने लगता है और तुनान बताता है, फ़िलहाल के लिए जियांग की कोई इच्छा नहीं है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। शायद उसे समय चाहिए कि वो अतीत की यादों से जल्दी उभर पाए। आखिरकार उस दौरान जियांग ने हीन की आखिरी ख्वाहिश पूरी जो कर दी थी। और हमें दिखाते हैं कि किस तरह से जियांग जनरल हीन के मुंह को ढक रहा है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें यिनजीवी दिखाया जाता है जो कि लॉबी में चल रहा था। वहीं न्यूज़ चैनल पे दिखा रहे थे
कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स ने एकदम एक दूसरे को टाई दिया है। वहीं कल पता चलेगा कि कौन जीतता है। वहीं फिर यिनज़ीवी रूम के बाहर जाता है और पूछता है सर्वेंट से, क्या लेडी अभी अवेलेबल है? वहीं न्यूज़ चैनल वाला बोलता है, एक और बार मैं आप सभी को हमारे दो कैंडिडेट्स के नाम बता देता हूँ। एक हमारे गवर्नर हैं स्टेट एफ से और दूसरी कांग्रेसमैन से शुयिज़ू। हाँ, तो शुयिज़ू ने प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करा था और इसीलिए सरप्राइज देने की खातिर यिनज़ीवी सीक्रेट लीव लेकर शुयिज़ू के इम्पोर्टेंट डे पर उससे मिलने आया था। शुयिज़ू जैसे ही उसे देखती है वो चौंक जाती है। यिनज़ीवी यिनज़ीवी से हेलो करता है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तुम यहाँ कैसे आए? और वो भी कब? तुम मुझे बता देते, मैं किसी को भेज देती तुम्हें पिकअप करने के लिए। यिनज़ीवी ब्लश करने लगता है और मुस्कुरा कर कहता है, ज़रूरत नहीं। तुनान और ली चॉन्सिंग ने मुझे यहाँ तक छोड़ा। उन्होंने मुझे बताया कि तुम अभी फ़िलहाल बिज़ी होंगी, इसीलिए वे नहीं चाहते थे कि तुम डिस्टर्ब हो, इसीलिए वे तुमसे मिलने नहीं आ पाए। वो दोनों भी कल का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि सुबह के इलेक्शन के रिज़ल्ट के दौरान तुम जीत जाओ। और ये कहते हुए यिनज़ीवी शुयिज़ू का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ऐसे अहम मौके पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। खुशी तो हुई होगी आपको, है ना, कि ली चॉन्सिंग और तुनान के साथ साथ यिनज़ीवी और मॉनिटर भी कपल बन चुके हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर, जो कि फाइनल चैप्टर है, हमें दिखाते हैं कि बॉस मू और ली चॉशिंग संग में बैठे हुए हैं और नदी के किनारे फिशिंग कर रहे हैं। ली चॉशिंग कहता है, कल इलेक्शन के रिजल्ट बता दिए जाएंगे, क्या तुम अपनी बेटी को कंपनी नहीं दोगे जाके, या फिर मेरे साथ फिशिंग करना तुम्हें ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है? बॉस मू कहते हैं, मैं उसे कंपनी देना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे भगा दिया कि मैं उसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। छोड़ो, चलो। उसके कैंपेन के दौरान मैंने काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस उसके कैंपेन को प्रोवाइड करी है और ऊपर से मुझे उसकी काबिलियत पे यकीन है, तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वही जीतेगी। तो मेरी छोड़ो, तुम पर बात करते हैं। कुछ साल पहले तुनान ने तुम्हारा नाम साफ करा था कि तुम कहीं से भी देशद्रोही नहीं हो, तो तुम दोबारा जनरल क्यों नहीं बन जाते? क्यों तुम्हें यहाँ की देहाती ज़िंदगी जीनी है? ली चाओशिंग सोचता है और कहता है, अपनी आधी ज़िंदगी भागदौड़ करने के बाद मैं थक चुका हूँ। बीसल थोड़ा बच्चे दिमाग का है और जल्दी ही भड़क जाता है, लेकिन जब ड्यूटी परफॉर्म करने की बात हो तो उसमें वो अच्छा है। तो इसीलिए मुझे कोई डर नहीं कि अपने सारे कॉमरेड्स मैं उसके हवाले कर दूँ। वहीं हमें बीसल मन में चिल्लाते हुए दिखाते हैं कि आखिरकार सब मुझ पे प्रेशर क्यों डालते हैं, मुझे भी आराम करना है। और वहीं हमें दिखाते हैं कि ली चाओशिंग के पास एक बड़ी मछली फंसती है और बॉस मू भी उसकी मदद कर रहे होते हैं कि वो मछली जल्दी से ऊपर आ जाए। और दोनों ऐसे ही मुस्कुराने लगते हैं कि अपने बीते दिनों में भी वो इसी तरह से मछली पकड़ा करते थे। उस बड़ी मछली को देखकर ली चाओशिंग यही कहता है, ये तो उतनी ही बड़ी है जितनी हमने तब पकड़ी थी। और इस फोटो में वो चारों दिखाए जाते हैं, वो चारों जिगरी दोस्त जो कि पहले अनजान थे कि कब एक दूसरे के दिल के करीब आ जाएंगे। जिंदगी एक सपने की तरह है जहाँ दोस्त परिवार की तरह होते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त मिलना उतना ही मुश्किल होता है। वहीं सीन चेंज होता है, हमें तुनान और ली चॉन्सिंग दिखाए जाते हैं, जहाँ ली चॉन्सिंग ने हीटर ऑन करा हुआ था जिससे आग जलने की वजह से कमरा गर्म हो गया था। ली चॉन्सिंग तुनान से पूछता है कि कहीं उसे अब भी ठंड तो नहीं लग रही, लेकिन तुनान का कोई जवाब नहीं आता। ली चॉन्सिंग को अजीब लगता है
और वो उसे पुकारता है, तुनान। हाँ, तुम रो क्यों रहे हो? आखिर तुम ऐसा क्या देख रहे हो तुनान? तुनान कहता है, हम इस वजह से नहीं रो रहे। हमने अभी माँ का खत पढ़ा। उन्होंने 1 महीने की शिप सेलिंग ख़त्म कर दी है और अब वो स्नो माउंटेन को चढ़ने वाली हैं। उस दौरान जब हमारी माँ ने हमसे कहा था कि वह अकेले दुनिया घूमना चाहती हैं, तो हम उनके लिए चिंतित थे। हमें ऐसा लगता था कि अब वह बूढ़ी होती जा रही हैं, तो वह खुद की देखरेख कर पाएंगी कि नहीं। लेकिन उनका खत पढ़ने के बाद हमें समझ आया कि ये वही ज़िंदगी है जो वह चाहती थी और वह आराम से उस ज़िंदगी को जी पा रही हैं। शायद हमारी माँ बनने से पहले, कैलिस की महारानी बनने से पहले, वो एक आम लड़की थी जिन्होंने पूरी दुनिया घूमने का ख्वाब देखा था। जब भी हमें अपनी माँ से वो खत मिलता है, हमें हमेशा पछतावा होता है। हमेशा ऐसा लगता है कि हमने बहुत देरी कर दी, कि हमारी वजह से उन्हें इतना इंतज़ार करना पड़ा और उस पैलेस में अकेले रहना पड़ा। और हमने सोचा नहीं था कि हमारी माँ भी इसी के बारे में सोचती हैं। और हमें वो खत दिखाते हैं जहाँ महारानी ने लिखा था, इस दौरान शायद तुनान तुम सोचते होगे कि ये सब जो तुम्हारी माँ कर पा रही हैं, ये सब देने में तुमने काफ़ी देरी कर दी। लेकिन बेटा, तुम तब छोटे थे और मेरे लिए हमेशा वो छोटे बच्चे ही रहोगे। मुझे भी पछतावा होता है कि मैंने अपने छोटे से बच्चे पर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल दी। लेकिन शायद वो सब कुदरत का खेल था, जो कि अच्छा ही था। आज के वक्त में अगर मैं अपनी ज़िंदगी मुड़कर देखूं, तो बहुत सारी दुविधाएं थीं और आधी ज़िंदगी तुम्हारे पिताजी का प्यार। सच कहूं तो वो मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, बल्कि इसी वजह से मैं आज तक चल पाई हूँ। और अभी मेरा ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त है, जिसे मैं काफ़ी खुशी से जी रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी मेरे लिए खुश रहे, और मैं आशा करती हूँ कि तुम भी खुश होगे। ली चॉन्सिंग जब उस खत को पढ़ता है, तो उसके बाद तुनान कहता है, हम खुश हैं कि वह अब महारानी नहीं बल्कि अहमर हैं। और तभी ली चॉन्सिंग तुनान को गोद में उठा लेता है और उससे पूछता है, और तुम, क्या मैं तुम्हें खुश रख पा रहा हूँ? ये सुन के तुनान मुस्कुराता है और कहता है, हम खुश हैं ली चॉन्सिंग, तुम्हारी वजह से हमारा हर ख्वाब पूरा हो चुका है। और सीन चेंज होता है। हमें ली चॉन्सिंग और तुनान की वेडिंग सेरेमनी दिखाई जाती है। हमने तुमसे वादा करा था कि हम तुम्हें एक घर देंगे, एक छोटा सा घर हमारे सीक्रेट बेस के पास में। लेकिन अब हमें तुम्हें छुपाने की ज़रूरत नहीं। हम दुनिया के सामने अब इसी तरह हाथ पकड़कर रह सकते हैं और पूरी दुनिया को अपना प्यार साबित कर सकते हैं। शायद हमारे बीते वक्त के कुछ कड़वे एहसास हमारी ज़िंदगी में हमें हमेशा वो चीज़ याद दिलाएंगे। शायद कुछ लोगों के लिए अभी भी भीड़ में तन्हाई मौजूद होगी, लेकिन हम और ज़्यादा नहीं घबराएंगे। हम तब तक नहीं डरेंगे जब तक तुम और हम साथ चल रहे हैं। तब तक हमारे पास हिम्मत है कि हम उन अतीत की यादों से लड़ पाए और अपने आने वाले कल को गले लगा सके। चाहे हमसे ज़िंदगी ने कुछ भी छीना हो, लेकिन अभी ये हमारी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम है, जिसे हम सबको संजो कर रखना होगा, हमारा बेस्ट प्रेजेंट। और सीन चेंज होता है। हमें तुनान दिखाया जाता है, जो कि बेड पर लेटा हुआ था और ली चॉन्सिंग से कहता है, रुको, बर्फ़ होने लगी।
ली जॉन सिंह कहता है, लेकिन मैं उससे भी खूबसूरत चीज़ को देख रहा हूँ। और फिर तुनान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और कहता है, तुम कब तक देखना चाहते हो? क्या तुम्हें कुछ करना नहीं? और फिर ली जॉन सिंह उसकी ओर देख के मुस्कुराता है और फिर अपनी टी शर्ट उतार के कहता है, मैं इस बर्फ को पिघलाना चाहता हूँ अपनी बाहों में। और वे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। हमें हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी, हमें बर्फ गिरती हुई दिखाई दे रही थी, कमरे की गर्मी जो हम महसूस कर पा रहे थे, और उससे भी ज़्यादा अपने दिल की ये धड़कन जिसे हम छिपा नहीं पा रहे थे, वह सब इसके आगे शांत हो जाता है और हम केवल अपने कानों में इसी की आवाज़ सुन पाते हैं। और ली जॉन सिंह कहता है, आई लव यू तुनान। हमारे दिल की धड़कन बस हमसे यही कहती है, ली जॉन सिंह, हमारा पहला प्यार। तो इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म होती है। ऑब्वियसली इसके एंड में आपको फ्लैशबैक देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि आप सबने इतनी गुजारिश करी थी कि सेकंड सीज़न आना चाहिए, जो कि अब ख़त्म हो चुका है, तो आप भी प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दो कि आपको ये दोनों कितने पसंद नहीं, और या फिर इस कहानी को सुन के आपको क्या फ़ील हो रहा है। इसके बाद इसका एक एक्स्ट्रा चैप्टर भी है जो कि मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। अगर मुझे आपके कमेंट्स पसंद आ गए तो आपको बड़े बड़े कमेंट्स लिखने हैं, ठीक है ना? केवल ली जॉन सिंह और तनान के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा चैप्टर मैं जल्दी ही डाल दूँगी। और अभी आप फ्लैशबैक देखिए और ऐसे ही अच्छी कहानियाँ जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।